ठीक है, ईटीएस को समझने के लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों आपको पता है कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है? इतने टाइम से ऑक्सीकरण रिडक्शन हम देख रहे हैं, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि O2 का रिएक्शन, O2 की मात्रा बढ़े, H जो H प्लस आयन है उसकी मात्रा घटे और इलेक्ट्रॉन की मात्रा भी घटे। ये है हमारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हम करते हैं। अब क्या होगा, तुम्हें पता है कि हमने बोला है कि मैम कुछ जगह हाइड्रोजन आयन का ऐसे बोलते हैं कि ये प्रोटॉन है, कुछ जगह हम इसको इलेक्ट्रॉन से भी डिनोट कर रहे हैं। तो तुम्हें थोड़ी सी केमिस्ट्री जब आती होगी, तुमने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री क्लास में या कहीं पढ़ा होगा कि जो अब हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे है, तो अपन इसको 1:1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये बात पता है तुम्हें? न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर, उनका अभाव होता है। तो न्यूट्रॉन्स नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। लेकिन ये दोनों किसके पार्ट है? ये हाइड्रोजन की तो पार्ट है। यदि हाइड्रोजन टूटता है, हाइड्रोजन ब्रेक होता है, तो वो प्रोटॉन में भी बन सकता है, वो इलेक्ट्रॉन में भी बन सकता है। तो इसलिए तुम्हारी एनसीईआरटी में कहीं जगह तुमने देखा होगा कि हाइड्रोजन के टूटने पे प्रोटॉन बन रहा है, हाइड्रोजन के टूटने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? कभी प्रोटॉन बोल रहे हो, कभी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो। तो जिसका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, जिसका बेसिक स्ट्रांग है, वो तो ये चीजें समझ गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या चीज है। लेकिन जिसको नहीं पता है वो आप समझ लोगे कि फर्क पैंदा है, हाँ है ना। तो कोई बड़ा शापा नहीं है, ये कोई बड़ा स्यापा भी नहीं है। हमें देखना है कि जो हाइड्रोजन है वो H प्लस में और इलेक्ट्रॉन में दोनों ही एक ही बात है। क्लियर दैट? मैंने तुम्हें यही बताया था कि हम चीजें बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ाने से पहले। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अब क्या है, अब तुम बोलोगे कि ये चीज यहां से कोई चीज है, इसको ये कैच कर रहा है, फिर इसको ये कैच कर रहा है, और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है। तो दैट मीन्स इनका पावर जो है, क्यों एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया जहां हो रही है वहां रिडक्शन भी तो होगा। यानी कि हम क्या बोलते हैं, एक रेडॉक्स अभिक्रिया तुमने सुनी होगी, रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अब रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है मुझे, अभी याद नहीं आ रहा। यू कैन से दैट रिडक्शन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। जहां ऑक्सीकरण होगा वहां रिडक्शन भी होगा, जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीकरण। ये जो अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया चलती रहती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो दैट मीन्स ये चीजें तो डेफिनेटली होगी। यानी कि यदि कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कोई चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उसमें उसका रिडक्शन पावर भी ज्यादा होगा। तभी तो वो कहता है कि अरे चल हट, तेरे से ज्यादा पावर तो मुझ में है, तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा। हाँ है ना, ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रॉन जाता है तो कहता है अरे तेरे से ज्यादा पावर मेरे अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन तो मुझे ही मिलेगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। तो ये चीज होती है, इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन कैच करता है, एक इलेक्ट्रॉन फेंकता है, एक इलेक्ट्रॉन कैच करता है। यानी कि जो क्रैब साइकिल में अपन ने कोच बनाया था, याद आ रहा है, वो कोच ही क्या कर रहा है एक तरह से, यानी कि एक तरह का मैच है। और ये मारा 6 और उसने करा कैच, ये मारा 4, ये उसने करा कैच। तो यानी कि जो क्रिकेट मैच है, कुल मिलाकर के एनर्जी चाहिए। क्रिकेट मैच को खेलने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो एनर्जी कैसे बन रही है? वो बन रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? वी कैन स्टार्ट आवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये चीजें जो बेसिक थी वो मैंने बता दी। अब एक और स्लाइड लेंगे। जब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो वी हैव 4 कॉम्प्लेक्स, वी हैव 4 कॉम्प्लेक्स, है ना। हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है
कि मैंने तो ऐसा सुना है 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने तो ऐसा सुना है 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप तो 4 ही कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चों क्या होता है कि जब तुमने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जब तुमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि यहाँ पर अपन ने बोला था कि जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ही कॉम्प्लेक्स स्टार्ट है। तो जो पांचवा जो कॉम्प्लेक्स होता है, फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स, सॉरी, जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है वो इनर मेम्ब्रेन पे चिपका रहता है, उसका अभी कोई कार्य नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, उसका एक्चुअल में कोई कार्य नहीं है, तो वो पांचवा कॉम्प्लेक्स नहीं चिपका रहेगा। अब क्या होगा, अब सुनो, 4 कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे पास हैं, इसके क्या क्या नाम है, पहले नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो 4 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड में आता है अपना NADH, NADH डिहाइड्रोजिनेज, तुम्हें कॉम्प्लेक्स के नाम भी याद होने चाहिए, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्यों नाम है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, रटना नहीं है, लर्न करना है, समझना है क्यों है। सेकंड का नाम है FADH2, नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, हमसे ना हो पाएगा। तो अब देखो, इसको बोलते हैं सक्सीनेट। अब क्यों बोलते हैं अभी तुम मुझे याद दिलाओ, मुझे तो याद है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्यों नाम है बताते हैं, अभी बताते हैं, ऐसे वो मत करो। साइटोक्रोम B1 और साइटोक्रोम ठीक है, साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स है मैम, ये कॉम्प्लेक्स याद कैसे करें, है ना, ये कॉम्प्लेक्स याद कैसे करें, इनके आगे के नाम अभी मैं बता दूंगी, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो समझो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसे नहीं बताऊंगी, एक और वो लेते हैं अपन, ठीक है, एक और बोलते हैं, वो सबकी स्क्रीनशॉट दे दूंगी, डोंट वरी। सुनो, अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे। ये है आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली, ये है हमारी आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली। आंतरिक किसकी झिल्लियों की बात हो रही है, क्लोरोप्लास्ट की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होता है, क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि अक्रेंस कहाँ है, साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ओके। अब क्या होगा सुनो, ठीक है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 बनाए, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 बनाए,
ये है हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड। नहीं रे, तो व्हाइट कलर तो हमने ले लिया, बताया भी नहीं तुमने। कौन सा कलर नहीं लिया? तो कलर की बड़े छापे देखे, और कौन कौन से कलर हैं? ग्रीन इस पे चल नहीं सकता। पिंक देखें क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। वाओ, पिंक तो बड़ा सुंदर लग रहा है, देखें। ये बना दो हमारा कॉम्प्लेक्स 4। विजिबल है क्या? सुंदर लग रहा है ना ये वाला कलर? मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ लेंगे अपन। अब देखो पीछे आएंगे अपन वापस से, क्यों? क्योंकि अपन को देखना है कि जो पांचवा कॉम्प्लेक्स मैंने बताया है, ये जो पांचवा कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसको हम बोलते हैं, इधर लिखेंगे, इसको थोड़ा कम करें इसका वो विड्थ। ये है हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। पहले है यहाँ पर BC1, ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडेज, C1 ऑक्सीडेज। और जो फिफ्थ वाला है उसको हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज, ठीक है, ATP सिंथेटेज। क्लियर दैट? ये हो गए हमारे 5 कॉम्प्लेक्सेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर दैट? पहला है NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड है हमारा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, फोर्थ है हमारा साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडेज, फिफ्थ है हमारा ATP सिंथेटेज। क्लियर दैट? ये 5 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेशन करते हैं। आ जाओ, अब अपन ने, अब देखो मेरी बात सुनो, एक बात बहुत है, ये जो इनर स्पेस है, ये इनर स्पेस पे रहते हैं, इसलिए मैंने सारे इनर स्पेस पे ऐसे बनाए, ठीक है। और इसका शेप मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, नहीं तो फिर तुम लोगों को जब मैं ATP सिंथेटेज बताऊंगी तो उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब तुम्हें समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई कॉम्प्लेक्स क्या है। अब एक तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के नाम कैसे पड़े। मतलब ये फर्स्ट का नाम तुम बोल रहे हो कि मैडम NADH डिहाइड्रोजिनेज है, क्यों? देखो, अरे हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बताई थी, ये इनर स्पेस पे तो है, लेकिन यहाँ पर जो आउटर स्पेस और इनर स्पेस का जो ये है, ये जो है, इसको हम बोलते हैं अवकाशिका। क्या बोलते हैं? अवकाशिका। जो दो झिल्लियों के बीच में होती है, क्या है ये? जो दो झिल्लियों के बीच में होती है वो क्या होती है? अवकाशिका होती है। ये बात समझ लो, सारे प्रोटॉन यहीं पर ही हमें छोड़ने, सारे प्रोटॉन हमें यहीं छोड़ने। अब तुमने पता है कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसको हमने बोला है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो आपको पता है जो क्रेब साइकिल, यहाँ पर देखो क्रेब साइकिल आधात्री है ये। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मर जाऊं ना। इधर आओ, पहले इधर अपन बनाएंगे क्रेब साइकिल, ठीक है। क्रेब साइकिल से हमारे पास क्या आया? NADH2 आया है। क्रेब साइकिल से हमारे पास FADH2, यहाँ लिख, सॉरी सॉरी सॉरी, FADH2, FAD से, ठीक है, FAD से FADH2 मिला है और यहाँ पर NADH2 मिला है। तो बच्चों अब क्या होगा, ये जो NADH2 क्रेब साइकिल से है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? NADH2 को अपघटित करता है, यानी कि इसको अपचयित करता है। तो अपचयित करने से क्या होगा, क्या होगा? देखिए जरा, देखिए जरा किस कॉम्प्लेक्स में कितना है दम। आ जाओ, अब ये फर्स्ट भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, इस फर्स्ट को मैं यहाँ लिख देती हूँ। अरे, इस फर्स्ट को मैंने यहाँ लिख दिया कॉम्प्लेक्स को। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो NADH2 में टूटता है। अब ये NADH2 कहाँ जाएगा? यहाँ से ग्रहण कर लिया जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के द्वारा,
और वो कौन करेगा सबसे पहले? FMN। कौन करेगा? FMN। यानी कि जो FMN है, ठीक है, फ्लेमिन मोनो न्यूक्लियोटाइड जो है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, उस दौरान सबसे पहले NADH2 के मॉलिक्यूल या इससे टूटा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ग्रहण करेगा? तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पहला सदस्य कौन है? हमारा FMN। ठीक है, FMN याद रहेगा। फिर ये FMN से कहा जाएगा? ये FMN से जाएगा FES के पास। कहा जाएगा? FES के पास में। क्लियर दैट? FMN से कहा जाएगा? FES के पास में। अब ये FES से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन का निशान लगा रही हूँ, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास। आपकी बुक में जो दे रखा है वही लिखेंगे, ठीक है, यूबिक्विनोन के पास जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? आप यूबिक्विनोन के पास। और यूबिक्विनोन से जाएगा, ये जाएगा UQH2 के पास। ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ये जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, ना कि कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास। तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। FN देखो, सबसे पहले क्या हुआ? NADH2 मिला अपन को। NADH का अपचयन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन टूटा। इलेक्ट्रॉन टूटने से FMN हमें मिला। FMN ने इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया। कैच करके किसके पास थ्रो करी बॉल? FES के पास। FES ने कैच कर लिया इलेक्ट्रॉन। FES से भी बॉल संभाली नहीं गई, उसको आगे देनी थी, रन मार रहा था ना, उसने दिया UQS, यूबिक्विनोन। UQ बोले तो यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन से कहा गया? ये यूबिक्विनोन H2 के पास में। और ये जो H2 है ये कहाँ जा रहा है अपना? यहाँ जा रहा है H+। यहाँ से भी अपना जो एनर्जी गया वो H+, ठीक है। ये सारा जो NADH2 है वो यहाँ पर जो अवकाशिका है वहां पे प्रोटॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं। देखो, एक हाइड्रोजन टूटता है, एक हाइड्रोजन जब टूट रहा है तो वो दो फॉर्म में टूट सकता है, H+ में और इलेक्ट्रॉन में। हम जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आदान प्रदान कर रहे हैं तो प्रोटॉन क्या हो रहा है? इकट्ठे हो रहे हैं। कहां पर? अवकाशिका में। क्लियर दैट? अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये BC1 कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर ये क्या करेगा? साइटोक्रोम BC1 इसको ग्रहण कर लेगा। किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जो आया है इसको साइटोक्रोम BC1 ग्रहण कर लेगा और ये किसको देगा? FES को। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? FES के पास। और FES से कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम C1 में। कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम C1 में। यानी कि यहाँ आ जाओ, वापस लिख दो साइटोक्रोम C1। क्लियर दैट? साइटोक्रोम C1। अब ये जो साइटोक्रोम C1, तो एक बार स्टॉप कर दो यहाँ पे। अब आएगा कॉम्प्लेक्स। हमारा यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा क्या मैंने? सेकंड, थर्ड, है ना? ये है हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये थर्ड, ये सेकंड, ठीक है। और ये है हमारा फोर्थ। सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? तुमने बोला है कि मैडम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, ये अपना कॉम्प्लेक्स का नाम है। चलो वापस से देख लेते हैं। सेकंड का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। तुम्हें याद है कि क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में जब सक्सीनिल कोएंजाइम से सक्सीनेट बना था तो अपने पास क्या मिला था? FADH2। सक्सीनेट से जब फ्यूमिरेट बना रहे थे तो अपने पास FADH2 आया था, है ना? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये जो FADH2 है वो ग्रहण करेगा यहाँ पर FES। अब सबको FMN थोड़ा संभालेगा, सबको FMN थोड़ा संभालेगा। तो उसने बोला भैया तू FES ज्यादा मेहनती है, ये देख यहाँ पर भी काम कर रहा है, ये यहाँ पर भी काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर भी काम कर लेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये यहाँ ग्रहण करेगा और FES से ग्रहण करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किस, एक मिनट, ठीक है, ये क्या करेगा? ये देगा यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन से UQH2 को,
और UQH2 से वापस से किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, साइटोक्रोम BC1 के पास। क्लियर दैट? आई बात समझ में? वापस से रिपीट कर रही हूँ। हमने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोल रहे हैं NADH2 डिहाइड्रोजनेज, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे NADH2 आया, इसका इलेक्ट्रॉन इसने लिया FMN ने, FMN सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, फिर ये FES को देगा, FES से UQ पकड़ लेगा, UQ से UQH2 पकड़ लेगा और ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर के कॉम्प्लेक्स में। BC FES को देगी और साइटोक्रोम C1 में चला जाएगा। अब साइटोक्रोम C बोला, अरे भाई सांस तो लेने दो, सांस लेने लग गया, ठीक है, रुक गया। कॉम्प्लेक्स सेकंड को हमने बोला सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जहां पर अपने पास FADH2 आ रहा है, एक मॉलिक्यूल आता है FADH2 का, FADH2 का ये इलेक्ट्रॉन करेगा, FES ग्रहण करेगा, फिर ये जाएगा UQ के पास में, फिर ये UQ से UQH2 के पास में जाएगा और वापस से साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। गेट इट? अब साइटोक्रोम C ने रेस्ट खत्म हो गया है, सांस ले लिया है, तो काम शुरू करते हैं। ये साइटोक्रोम C जाएगा यहाँ पर, साइटोक्रोम C1, कलर चेंज करेंगे। अरे 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 गलती भी हो गई है, सॉरी, ठीक है, सॉरी गलती हो गई भैया, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ये साइटोक्रोम C जाएगा फोर्थ वाले में। और तुम्हें पता है ना, तुम्हें ये बार बार नहीं बताऊंगी कि जितने भी प्रोटॉन जा रहे हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये लो, जितने भी प्रोटॉन जा रहे हैं ये, और इस फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स के पास में, ठीक है, ये जो फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स है इसके पास में एक कॉम्प्लेक्स है जिसके पास O2 है, ये ध्यान रखना, इस फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स के पास O2 सो रही है, रेस्ट कर रही है। तो ये साइटोक्रोम C1 यहाँ गया, ये साइटोक्रोम C1 यहाँ आया, ये क्या जाएगा, अब जाएगा ये A2 के पास, फिर ये जाएगा A3 के पास, ठीक है, ये A2 और A3 के पास चला जाएगा। और जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन अवकाशिका में जमा हुए हैं ये खींच रहा है। ओ बोले तो अट्रैक्शन, ए फॉर अट्रैक्शन होता है, बट यहाँ पर ओ से रिलेट कर लेते हैं, अट्रैक्शन। ओ में अट्रैक्शन है कि जितने भी प्रोटॉन्स है ये खींचता चलाएगा और यहाँ पर H प्लस के साथ रिएक्शन करके H2 बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O बना लेगा, जल बना लेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ETS कॉम्प्लेक्सेस। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का क्या काम है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। एक बार पहले ये कॉम्प्लेक्सेस देख लो, नाम देख लो एक बार, ठीक है। पहले इससे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रह गया था अपन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ले लिया, डन। फिर इसके बाद इसका ले लो सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम। इसके बाद में तुम ले लो ये कॉम्प्लेक्स कैसे काम कर रहे हैं, डन डन। अब देखो एक और स्लाइड लेंगे। तुमने कहाँ पढ़ा था कि जब अपन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर रहे थे, ध्यान है, ये अवकाशिका थी किसकी? थाइलेकॉइड की। मैं रिलेट नहीं कर रही हूँ, ओ क्या मैं ये नहीं बता रही एक जैसे, ये मैं रिलेट कर रही हूँ, रिलेशन बना रही हूँ कि अवकाशिका में H प्रोटोन सबमिट हो गए थे। फिर यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था और इस तरीके की रिएक्शन थी। यहाँ पर F0 था, यहाँ पर F1 था और यहाँ से वो H प्रोटोन निकल रहे थे, याद आ रहा है, और क्या बना रहा था? ADP से ATP बना रहा था। ये बात याद आ गई क्या? फोटो सिंथेसिस में अपन ने रिएक्शन करी थी ना कि ये जो एक ATP सिंथेज है, क्या है ये? ATP सिंथेज है। ये ATP सिंथेज क्या करता है? ATP संश्लेषण करने में हेल्प करता है। तो ये थी बात हमारी प्रकाश संश्लेषण की। अब बात आ जाओ अपने यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ये मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मैं बना रही हूं तुम्हारा ये होता है आपका ATP सिंथेटेज, लिख दूं यहां पर? अरे भाई ATP
सिंथेटेज, ठीक है। इसका जो हेड होता है, ये इसका हेड पार्ट है, सिर वाला भाग, और ये इसका क्या बोलूं, टेल वाला भाग, ठीक है, पूंछ वाला भाग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं F1 और इसको हम बोलते हैं F0, ठीक है। F0 होता है। अब यहां से जो भी प्रोटोन है, ये जो प्रोटोन है, ये प्रोटोन निकल के आएंगे, ये प्रोटोन निकलेंगे, और क्या होगा निकलने की वजह से, जो जितने भी एडीपी हैं प्लस पीआई जो हैं, वो क्या बना लेंगे, हमारा एटीपी। और हमारा काम क्या था, एनर्जी को संश्लेषित करना था। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है, एनर्जी का हाउस कहा जाता है। यही एक रीजन है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी के अंदर पूरी एनर्जी बनती है। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है, ठीक है। क्लियर दैट, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब आपकी बुक में से पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें बोल रखी है। अब तुम्हारी बुक को रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी को, कि क्या क्या हुआ है। समस्त प्रक्रिया के अगले चरण में NADH+H और FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग लाने के लिए ये प्रक्रिया संपादित होती है। हमने ये तो किया है, NADH2 और FADH2 को तो यूज किया है, तभी तो कॉम्प्लेक्स चला, याद आ गया। जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और पानी का निर्माण होता है। अभी हमने देखा था, अरे 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 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो, सारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कह सकते हैं, ध्यान रखना, सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्सीजन पे चिपक जाएंगे और पानी का निर्माण कर लेंगे। यही वाली बात बोली है, हाँ डेफिनेटली यही बात बोली है। उपापचयी पथ, उपापचयी पथ जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक, एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे वाहक है जो इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं, फिर दूसरा कैच कर रहा है, फिर तीसरा कैच कर रहा है, फिर चौथा कैच कर रहा है, एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, और इसे ETS या इलेक्ट्रॉन परिवहन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये बात क्लियर, आगे आ जाओ। ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जो मुझे तो नहीं समझ में आता है। यह प्रक्रिया, मतलब समझ में ऐसा नहीं आता नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह जो ऐसे बनाते हैं ना सीधे सीधे, मुझे नहीं समझ में आता, मैं खुद का डायग्राम खुद ही बना लेती हूँ। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर होती है। ETS कहाँ संपन्न होती है, इनर मेम्ब्रेन पे। माइटोकॉन्ड्रिया आधात्री में TC चक्र के दौरान, TC चक्र चल रहा था, TC चक्र चल रहा था, आधात्री में चल रहा था, और ये इनर मेम्ब्रेन पे क्या है, सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। TC चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है, इसी वजह से उस कॉम्प्लेक्स को NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो हमने कर लिया है, इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। देख लिया अपन ने यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त कॉम्प्लेक्स सेकंड जो सिट्रिक अम्ल चक्र के सक्सीन से ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब देखो, बुक की लैंग्वेज मैं नहीं समझा सकती, बट तुम्हें वैसे समझा सकती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। आ जाओ, ये कह रहा है कि NADH2 ये ले जाता है FAS और इससे यूबिक्विनोन के पास वो चला जाता है। फिर ये बोल रहा है जो जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कॉम्प्लेक्स सेकंड FES इसको ग्रहण करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहे हैं, थर्ड वाले को, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहे हैं, थर्ड वाले को दे रहे हैं। फर्स्ट से भी आ रहा है और सेकंड से भी आ रहा है, ठीक है, ये बात बोल रहा है। अब चाहिए यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BC1 यानी कि थर्ड वाला साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है अपने, आ जाओ। इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन से जाता है साइटोक्रोम BC1 के पास। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, साइटोक्रोम BC1, और ये कहाँ चला जाता है, साइटोक्रोम C1 के पास। यही बात अपनी बुक में भी लिखी हुई है।
मैच है बिल्कुल चीजें। यूबी, अरे साइटोक्रोम सी एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली के बाहरी सतह पर चिपका होता है। भीतरी झिल्ली के बाहरी सतह पर चिपका होता है। ये भी बता देती हूँ तुम्हें कैसे बोल रहा है ये साइटोक्रोम सी का है, इस वाली भीतरी झिल्ली पर चिपका हुआ है, ये बोल रहे हैं अपन, ये बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड तथा कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स थर्ड तथा कॉम्प्लेक्स फोर के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स फोर लास्ट वाला जो पिंक कलर का बना है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ए और A3 तथा दो तांबा केंद्र मिलते हैं। ठीक है, दो तांबा केंद्र मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ठीक है एक मिनट, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से एक वाहक से दूसरे कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से फोर्थ तक गुजरते हैं तो एटीपी सिंथेस यानी कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जिसको अपन ने बोला है, ये युग्मित होकर के एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। यही तो हमें करना था। इस दौरान संश्लेषित होने वाली एटीपी अणुओं की इलेक्ट्रॉन संख्या या दाता पर निर्भर करती है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के 3 अणुओं का, ये तो हमें पता है NADH2 से 3 अणु बनते हैं और FADH से एक अणु बनता है। ठीक है, 2 अणु बनाता है एटीपी के, मतलब FADH2 के एक अणु से 2 एटीपी बनाता है, हम बात कर चुके हैं। और जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है और O2 के पास ही तो प्रोटॉन चला जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है क्योंकि जितने भी पूरे तंत्र में H2 है, हाइड्रोजन है, हम बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन है मुक्त होकर के पूरी प्रक्रिया को संचालित करते हैं। कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन? O2 के पास। और ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। तुमसे पूछा जा सकता है नीट में ये क्वेश्चन कि ऑक्सीजन क्या कार्य करता है? जितने भी प्रोटॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, हाइड्रोजन जितना टूट रहा है, वो सब कहाँ इकट्ठा हो जाता है? वो हो जाता है ऑक्सीजन के पास। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? O2। प्रकाश फॉस्फोलीकरण, ठीक है, एक मिनट, प्रकाश फॉस्फोलीकरण के विपरीत, देखो आ गया ना यहाँ पर, के विपरीत जहां प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण प्रकाश ऊर्जा के उपयोग में फॉस्फोलीकरण के लिए होता था, जो अपन ने बनाया था ना, अभी मैंने जो सिखाया था पहले, सांस में उसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। जो चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी ना, वही चीज इन्होंने यहाँ पर बताई है। फिर ये बोल रहे हैं फलस्वरूप इस कारण हुई क्रिया विधि को ऑक्सीकारी फॉस्फोलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसा सेम टू सेम वही हो रहा है, तो ऑक्सीकारी फॉस्फोलीकरण इस क्रिया को कहते हैं। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रिया विधि यानी कि फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। रसोपरासरण, रसोपरासरण यानी कि परासरण विधि हो रही है, विसरण विधि हो रही है, वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहा है और नीचे छोड़े जा रहा है। ठीक है, केमियोऑस्मेटिक हाइपोथेसिस ये पढ़ चुके हैं अपन, के आधार पर बताई गई है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को इस सहायता से एटीपी का संश्लेषण कर लिया जाता है। अब ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऐसा, F0 टेल वाला पार्ट, F1 F वाला हार्ड, F1 हेड वाला पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों F0 और F1 से बनता है। F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये परिधि पर झिल्ली के परिधि पर पाया जाता है। अकार्बनिक फॉस्फेट तथा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण करता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 2H+ आयन अंतर झिल्ली अवकाश से, यानी कि जो ये 2H+ है, मैंने बताया था ना, प्रोटॉन यहां से जाएगा और बाहर निकलता जाएगा और क्या बना लेगा? एडीपी से एटीपी बना लेगा। ठीक है, अंतर झिल्ली अवकाश F0 से होकर के आधात्री की ओर गति करते हैं और एक एटीपी का संश्लेषण होता है। इस तरीके से बच्चों तुम्हारा मेन मुद्दा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आज खत्म हो गया है। पूर्ण ऑक्सीकरण अपन कर चुके हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो ग्राही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो O2 है, उसको वो मिल चुका है, एटीपी का संश्लेषण हो चुका है।
अब हम देखेंगे बैलेंस शीट और उसके बाद हम देखेंगे एम्फिबॉलिक पाथवे और श्वसन गुणा, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। फिर मिलेंगे अपन जल्द ही, जब तक मुझे बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो आराम से, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट करें। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर भेजें। जब तक धन्यवाद।